कल 5 एग्जाम्पल हो गए थे, आगे के एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं आपके पास। करिए स्टार्ट। एओएस निकालना है, किसमें C2 है, किसमें C3 है। अमित राय आगे मत भाग, जो बोल रहा हूं उतना कर। यहाँ पे आपको एओएस एक्सेस ऑफ सिमेट्री बताना है, इसमें C2 C3 C4 C5 C6 कुछ है या नहीं है। पचास स्टूडेंट नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूँगा। घर से बुलाने तो जाऊंगा नहीं, 10 मिनट हो गए।
एक कंपाउंड में C2 C3 सब कुछ हो सकता है, सभी के अकॉर्डिंग सोचना है। चलो भाई डिस्कस करते हैं। देखो 6 वाले में C2 होगा, कैसे हो सकता है C2? अब ध्यान से देखते चलना। हम इसको इस एक्सिस से रोटेट करें 180 पर, या फिर इस एक्सिस से रोटेट करें, या फिर इस एक्सिस से रोटेट करें, या फिर इस एक्सिस से रोटेट करें, या फिर सेंटर से परपेंडिकुलर प्लेन में इसको रोटेट करें। C2 हो सकती है 5। ध्यान देना, ध्यान दो। मान लो ये है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, ये साइक्लोब्यूटेन है। तो देखो यदि मैं इस एक्सिस से रोटेट करता हूँ, ये वाली एक्सिस होगी ये, तो मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा, सेम मिलना, या फिर मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, सेम मिला। तो ये हो गई डायगोनली, ऐसे और ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, दिस वन, या फिर मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ये सब मैं 180 पर रोटेट कर रहा हूँ, तो ये 180, या फिर मैं इसके परपेंडिकुलर कर सकता हूँ, ऐसे 180 पर रोटेट कर रहा हूँ। तो जो भी एक्सिस होगा ऐसे ये 180 रोटेट करती है, ठीक है। तो कितनी होगी 5, 2 डायगोनली, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, और एक इसके परपेंडिकुलर। तो कितनी हो गई है 5, ठीक है। और कैसे रोटेट कर सकते हैं, और कुछ भी पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसे यदि मैं इस तरह से रोटेट करूँ तब भी देखो सेम। ये एक्चुअल में आपको इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, हमने स्क्वायर बनाया है, इसकी चारों लेंथ एक सी है। तो यदि मैं एक ही प्लेन में दूसरे एंगल पे भी रोटेट कर दूँ तब भी मेरे को ये सेम मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें और क्या हो सकता है, एक तो C2 हो सकती है 5, और एक हो सकता है C4। C4 जो होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे 90 पे रोटेट करोगे तो आपको सेम मिल जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर 90 पे रोटेट करने पर सेम मिल जाएगा। C4 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थीटा 90 है, तो यदि n की वैल्यू हम निकालेंगे तो 360/90 मतलब C4। ऐसी देखो ये बेंजीन है, बेंजीन पूरा प्लेनर होता है, हाँ C4 होगा ना, एक होगा। बेंजीन जो होता है वो पूरा प्लेनर होता है। इसको हम कैसे कट कर सकते हैं, मैं इसको हम ऐसे 180 पर रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस से, 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 6 तो ये हो गए, और एक इसके परपेंडिकुलर। तो जो C2 होगा ना इसमें वो 7 होगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको 60 पे भी रोटेट करेंगे तो सेम मिल जाएगा, तो इसके अंदर C3 भी होगा और एज वेल एज C6 भी होगा। देखो ना, यदि हम इसको 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा। तो 60 डिग्री पर इसमें परपेंडिकुलर प्लेन में लेना पड़ेगा, इस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस बिल्कुल सेंटर से जाएगी, और हम इसको 60 पर रोटेट करेंगे तब भी रोटेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यदि हम इसको 180 पर रोटेट करेंगे इस एक्सिस पर, 180 पर रोटेट करेंगे तो ये, सॉरी 180 नहीं 120, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो C2 इसमें 7 है,
7 का मतलब कि हम इसको 180 पर रोटेट कर सकते हैं। C3 इसमें 1 ही है जो कि परपेंडिकुलर टू द बेंजीन रिंग होगा, और C6 भी 1 ही है जो कि परपेंडिकुलर टू द बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, डाउट्स अभी लूंगा मैं, अभी डाउट्स ना पूछे, अभी सिर्फ बात सुने ध्यान से, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना समझ में आएगा। अब अगली बात आती है C4, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, C4 की। नेक्स्ट वन इज CH4। यदि हम CH4 देखें तो ध्यान से देखो, ये है CH4, दिस वन इज CH4। यदि हम इसमें इस एक्सिस को पकड़ लें, अब मैंने इसको पकड़ा तो मैंने चलो ऐसे पकड़ लिया, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ एक ट्राइंगल बनना है। अरे बन रहा है या नहीं बन रहा? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे तो आपको कितने डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा? 120 डिग्री पर, क्योंकि ट्राइंगल बनना है। देखो एक, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको 120 डिग्री पर इसको क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। तो ये एक्सिस है और एंगल कितना है? 120 डिग्री। इसका मतलब दिस वन इज कॉल्ड C3। या तो हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट करें, या फिर हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट करें, या फिर हम इसको पकड़ के, मतलब इन चारों में से किसी भी वैलेंसी को पकड़ सकते हैं यदि ये चारों वैलेंसी सेम है। चारों जगह यदि H है तो मैं हम किसी को भी पकड़ के किसी को भी रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब एक एक्सिस ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये सब क्या है सर? ये सब C3 है। C3 क्यों बोला है? क्योंकि हम 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे तब हमें इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर C3 प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 4। ठीक है, अब दूसरी बात, इसके अंदर और कुछ भी प्रेजेंट होता है, इसमें दिमाग नहीं चलेगा। अब देखना ध्यान से, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट ऐसे पकड़ सकता हूँ भाई, टेट्राहेड्रल को ऐसे भी तो शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस एक्सेस से ले रहा हूँ, देखो इसको मैंने 120 पर रोटेट किया, बन गया इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल एक्सिस ये है, इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूँ, बन गया इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। तो एक बार मैं इन दोनों के बीच में से ले सकता हूँ इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल पाने के लिए, एक बार इन दोनों के बीच में से, एक बार इन दोनों के बीच में से, और एक बार इन दोनों के बीच में से। तो ये जो होगा ना 180 वाला, ये कितना होगा? मतलब ये C2 है, C2 कितना होगा? 3 C2। 8th मैंने समझाया, 9th अपने आप सोचोगे, 9th अपने आप सोचोगे, 9th अपने आप सोचो। 6, 7, 8 में कोई डाउट हो तो डाउट लिखो। 4, 3 कैसे लिखते हैं? ये 4, ये 3, C3 मैंने अभी 4 बताया ना, जितनी एक्सेस होंगी उतना लिखेंगे, जितनी एक्सेस होंगी उतना लिखेंगे। इसमें C3 कितनी है? 4। एक ये एक्सेस हो सकती है, एक ये एक्सेस हो सकती है, एक ये हो सकती है, और एक ये वाली हो सकती है। C6 एक होगा 7th में, हाँ C6 और C3 दोनों एक ही होगा, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा, इस तरह से जो जाएगा। बेंजीन को ऐसे घुमाओगे 60 डिग्री पे तभी तो आएगा। और C3 और C6 एक ही होगा, C2 7 हो सकता है। 8th में C2 3 कैसे है? 9th में नहीं पूछ रहा अभी मैं, अभी मैं 8th तक बात करूँ। देखो एक C2 ही है, यहाँ से ऐसे मानो या यहाँ से ऐसे मानो, बात एक ही है। ये वाली और ये वाली बात एक ही है ना? ये वाली और ये वाली बात एक ही है। तो 6 कॉम्बिनेशन होते हैं, 6 में से 2 कॉम्बिनेशन एक ही एक्सिस से आ रहे हैं, तो कितनी रैंक C3 बचेगी? 2 के लिए एक एक्सिस, तो 6 के लिए कितनी एक्सिस रह जाएंगी? 3 ही तो रह जाएंगी।
180 से ज़्यादा का एंगल नहीं लेंगे। सिक्स में C4, अरे यार 6 तो मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। इस एक्सेस पे ले लो और इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर दो। चलो हो गया होगा सबका। नेक्स्ट वन, नाइन्थ में क्या होगा सर? नाइन्थ में एक बात तो C3 हो सकता है ओनली, और ये भी 1 ही हो सकता है, क्योंकि हमें ये एक्सेस लेना जरूरी है। हम इस लोन पेयर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये 3 वैलेंसी हमें ट्राइंगल पर रखना पड़ेगा और इसको हमें एक्सेस मानना पड़ेगा। तो C3 होगा और एक ही होगा। अब देखो 10th नंबर समझो। 10th में क्या परसेंट है? 10th में कुछ परसेंट है क्या? मैं 10th में कुछ भी परसेंट नहीं है, AOS एब्सेंट है। 10th में AOS नहीं है, ठीक है। 11th में AOS है, ध्यान देना। 11th समझ में आ जाएगा तो 10th अपने आप आ जाएगा। हम ऐसे लेंगे ये एक्सेस और हम इसको रोटेट करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, यदि हमारा मैं ये 2 वैलेंसी शो कर रहा हूँ जो आप आगे दिखाई दे रही हैं। तो इधर ऊपर Cl है और इधर नीचे Cl है, इस तरह से है। तो ऊपर H है और इधर नीचे H है, ठीक है ना। एक्सेस में ये ले रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना ये 3 बॉन्ड जो होंगे वो इस प्लेन में होंगे, वो इस प्लेन में ही होंगे जिस प्लेन में ये दिखाई दे रहा है। रिंग इस प्लेन में होगी, H और Cl ऊपर होंगे। तो ये Cl ऐसे है। अब यदि मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो देखो इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये Cl ऊपर आ गया और ये Cl नीचे आ गया, ठीक है ना। ये एक्सेस ले रहा हूँ, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो जो इधर ऊपर था वो इधर कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और जो इधर नीचे था वो यहाँ कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो हमें इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। पर यदि ये दोनों ही ऊपर हुए और मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो 10th वाले में पॉसिबल नहीं है AOS, पर एक ऊपर एक नीचे होगा। तो 11th वाले में AOS पॉसिबल है। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा 180 पर रोटेट करने पर, ठीक है। 10th और 11th मैंने बता दिए। इसके बाद 12, 13 अपने आप सोचो। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप सोचेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं। 12, 13, 14, 15, 16 दिमाग लगाइए और सोचिए। बताने को तो मैं 5 मिनट में बता दूं, पर जब तक आप लोगों को इमेजिन करना नहीं आएगा तब तक AOS देखना नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आप लोग खुद इसे निकालें। मेरे को आंसर ना बताएं, अपने आप करके रखें, और जब मैं चेक कराऊं तो उस टाइम चेक करें। C2 C3 एक ही होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। महक पढ़ाई पे ध्यान दो। बेटा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला होता तो इतना सब कुछ थोड़ी नहीं पढ़ाता मैं। ये उसी को समझ में आएगा जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला ढंग से जानता है, जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, और जो घर पे इनको दोबारा सोचता है। एक बार सोच लोगे, एक बार समझ में आ गया तो फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। इसमें आप रट नहीं सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टीरियो कोई रट नहीं सकता। स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जिसे आपको समझना ही पड़ेगा, रटने से काम नहीं होगा। सेवंथ नंबर C2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। 7th नंबर C2 7 होंगी, बता चुका ये तो मैं।
मुकेश, मैंने कहा है मुझे मत बताओ, मुझे तो पता है, और मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने सही बताया या गलत बताया, क्योंकि इतने सारों का मैं चैट नहीं पढ़ पाता। क्लास में पूछना अलग बात है, ऑन नेट कोई मतलब नहीं है कि कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा, इसलिए आप अपने पास बना के रखें। बन गया होगा, काफी टाइम दे दिया मैंने। चलो ध्यान दो, बात करें तो इसमें हम ये एक्सिस लेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस एक्सिस पे यदि हम 180 पर रोटेट करेंगे तो ये वाला एच यहाँ आ जाएगा और ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा, हमें इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम इसको 180 पर रोटेट करेंगे, तो इसके अंदर C2 है, ठीक है। 13 वाले में हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं करेंगे रोटेट, यदि हम परपेंडिकुलर प्लेन करते हैं तो ये Cl यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जबकि हमें कहाँ पे चाहिए, ये नीचे। तो हम इस एक्सिस के अलोंग चलेंगे, ये प्लेन को कट करते हुए, और इसको ऐसे 180 पर रोटेट करेंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो ऊपर वाला Cl नीचे आ जाएगा और नीचे वाला H ऊपर आ जाएगा, इसमें भी C2 होगा। 14 नंबर, मैंने पहले ही कहा कि 180 से ज़्यादा एंगल रोटेट नहीं करते। 14 नंबर में हम कैसे कर सकते हैं रोटेशन, हो सकता है क्या? मैं यस, हो सकता है। मैं ऐसे इस एक्सिस पर लूँगा 180 लेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। जब हम इस एक्सिस पर लेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, और पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो फिर आया समझ में कैसे रोटेट कर रहे हैं हम। इसमें भी C2 होगा, इसमें C2 नहीं होगा, इसमें होगा। इसमें हम इधर से रोटेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द दिस, तो ये CH3 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इसमें भी C2 होगा। अब डाउट्स पूछो। सिक्सटीन 14 में C2 एक ही होगा, राइट। 15 में AOS नहीं होगा, 14 ध्यान दो भाई, मैं पहले 14 डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 14 ये है, दिखाई दे रहा है। अब 14 में ये आप देखो तो ये पोजीशन है, इसमें ये Cl आगे है और इसमें ये Cl पीछे है, ग्रीन पीछे नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको इस तरह से रोटेट करूँ, एक्सिस मेरी ये है, इस एक्सिस फिंगर को देखो, इस एक्सिस पे मैंने 180 पर रोटेट किया, ये ऐसा बन गया। तो जो Cl पीछे था वो आगे आ गया, जो आगे था वो पीछे आ गया, जो ऊपर था वो ऊपर ही रहा, इस तरह से रोटेट किया इसको मैंने। तो ये एक्सिस ये है, इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूँ मैं, इस एक्सिस पर, तो ये इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल ही मिलता जाएगा। और इक्विवेलेंट में ये बात ध्यान रखना इस तरह में कि जो आगे होगा वो पीछे जाएगा और जो पीछे होगा वो आगे आएगा, ऊपर वाले सेम ही रहेंगे। 14 में किसी को डाउट? चलो 14 के बाद 16 मैंने कैसे रोटेट किया है? 16 ये है, 16 में CH3 ऊपर Cl नीचे, CH3 नीचे, और दोनों Cl सेम साइड है, दोनों Cl सेम साइड है, इसका मतलब ये दोनों Cl सेम साइड है। ये है 16, देखो ध्यान से, ये CH3 ऊपर, ये CH3 नीचे, ये Cl आगे, ये Cl भी आगे। अंतर क्या है, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है। अब मैं इसको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर, ऐसे सामने,
तो रोटेट करूँगा तो मैं ऐसा मिलेगा, ये ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो इसमें जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। बस ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। यदि मैं 16 को इस तरह से रोटेट करूँगा तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो 16 में मैं सामने से रोटेट कर रहा हूँ, 14 में मैं ऊपर से रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे 14 में मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, और 16 में मैं इस तरह से। 15 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 में OH और OH सामने सामने हैं, ये दोनों पीछे चले जाएंगे, इसलिए 15 में ये पॉसिबल नहीं है। अब जिसको डाउट पूछना है वो हैंड रेस करें। अब जिसको डाउट पूछना है वो हैंड रेस करें। सर 10th में परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं कर सकते हैं? करके देख, परपेंडिकुलर टू प्लेन कितने डिग्री पर रोटेट करेगा? सर 180। 180 पर रोटेट करेगा तो ये बात अपने 180 पे नहीं जाएगा, इसका 180 ऐसा होएगा। अरे आया समझ में क्या बोला मैं? जी सर समझ गए। हाँ समझा। 10th में सर अपर वाला जो कार्बन है वहां से अगर ट्रायंगल को प्लेन में लेके ये करेंगे तो रोटेट, क्या करेंगे? रिंग को ही प्लेन में लेके एक्सिस मान के रोटेट करेंगे इस तरह से, जैसे 11th में किए थे। अरे नालायक, किस तरह से करेगा? तो ये एच ऊपर नीचे चला जाएगा। यहाँ पे तो जो नीचे था वो ऊपर गया, तो Cl ही Cl है। कुछ तो अब अपने आप सोचो। मैं पूरा क्लियर करके दिखा रहा हूँ, मैं मॉडल से समझा रहा हूँ, तब भी यदि इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। और सर जो काउंटिंग कर रहे थे तो उसमें सर एक एक कम आ रहा है हम लोग के एक्सेस में। कहाँ पे? जैसे आपका 5 आ रहा है तो मेरा 4 आ रहा है, तो कहाँ पर कोई बात गलती हो नहीं, रही कोई नहीं पूछेगा। ओके सर। तो मैं समझा रहा था, नहीं समझ में आ रहा तो उसे छोड़ दो। बस ये देख लो कि COS है, AOS है, POS है। वो तो मैं ज़्यादा दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा था। जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ 1-2 में ऐसा हो रहा है। दोबारा सोचो। ओके सर। मैं नहीं हो रहे हो आप? दो महक कैसे आ रहे हैं? चलो एक कोई नालायक होगा। धरती पर बोझ। ये जो बच्चे अपना आईडी के अलावा दूसरा डुप्लीकेट आईडी बनाते हैं वो धरती पर बोझ है। माँ बाप जन्म नहीं देना चाहते थे पर गलती से हो गया। ये जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पा रहा है तो सोच लो अब क्या है। अनुपम मेहरोत्रा। सर इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स में अंतर क्या है? इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट मींस आपकी मिरर इमेज, मतलब रोटेशन करने के बाद भी बिल्कुल पुराने जैसा मॉलिक्यूल आ जाए तो वो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। और आइडेंटिकल तो आइडेंटिकल होता है वो खुद
आइडेंटिकल मतलब आपकी फोटो और इक्विवेलेंट मतलब आपकी मिरर इमेज, ऐसा बोल सकते हैं। आयुष। सर एक बार मुझे सर क्या बोलते हैं 8 में C2 का समझ नहीं आया, C2 3 कैसे आए सर इसमें 8th में सर? अबे यहाँ पे हम ये एक्सेस ले रहे हैं C2 के लिए, ये एक्सेस है। हाँ ठीक है सर। इन दोनों के लिए एक हो गया, हाँ एक इन दोनों के लिए हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो एक जो होगा ना वो इसके पीछे आएगा इधर। अच्छा 6 ठीक है। होते हैं ना, 6 हाँ होते हैं ना, सर। 6। मैंने आपको कल बताया कि इसमें 6 POS होते हैं। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, तो चेक दो POS के लिए एक एक्सेस है, अच्छा ठीक है सर। तो 6 हाँ सर POS ठीक के है। लिए कितनी एक्सेस हो जाएंगे? 3। ठीक। नेक्स्ट, हेलो सर। हाँ डाउट पूछो, डाउट। सर डाउट नहीं है सर, वही कोई दूसरा है मेरे नाम से। वो छोड़ो। नेक्स्ट ध्रुव। ट्वेल्थ में अगर 180 डिग्री रोटेट, यस सर, कौन से एग्जाम्पल में बात कर रहे ट्वेल्थ में 180 डिग्री रोटेट करेंगे सर, 12 में 180 रोटेट करेंगे तो सर ये एच नीचे चला जाएगा और CL ऊपर आ जाएगा, तो सर लाइक C2 ये कैसे एक्सेस ले होगा? रहा है, एक्सेस पे भी। अबे एक्सेस पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? परपेंडिकुलर एक्सेस ले रहा है। परपेंडिकुलर एक्सेस मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसको, ऐसे रोटेट नहीं कर रहे हैं। ओके सर, ओके। एक्सेस बना रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, सर 13 में सर डायगोनली सर कैसे मतलब रोटेट हुआ सर? जब मैंने वीडियो पे समझाया था जब सो रहा था, रिकॉर्डिंग देखना अपने आप दोबारा। सर 6th वाले में स्क्वायर के साइड के अलोंग अगर एक एक्सिस मानेंगे फिर उसको 180 पे रोटेट करें ऐसे। हाँ, तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये अपोजिट साइड चला जाएगा ना, इक्विवेलेंट कहाँ बना? सब कुछ तो आइडेंटिकल ही है उधर। आइडेंटिकल कहाँ है? ये ऐसे और आपको दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे मिलेगा, इसी पोजीशन में दूसरा मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। एक्सेस मैं बता रहा हूँ उसमें आपको इसी पोजीशन पे दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा। ओके सर। नेक्स्ट हो गया होगा डाउट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका AOS फिनिश। हाँ बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड लिया है। AOS क्या हो गया आपका? फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इन पॉइंट्स का बहुत आगे जरूरत पड़ेगा। लिखिए इसका पहला पॉइंट। एक होता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। यदि मॉलिक्यूल के पास कोई भी सिमेट्री होती है तो उसको हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स having any element of symmetry, कोई भी सिमेट्री हो, हम नहीं बता सकते क्योंकि ओवरऑल 23 सिमेट्रीज होती हैं जिसमें से कि हमने सिर्फ 3 सिमेट्री पढ़ी है ना। तो ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड करने के लिए हमें 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का ज्ञान होना चाहिए।
ये सब मैंने डेफिनेशन बताई है, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। एसिमेट्रिक नाम से मालूम पड़ रहा है, मॉलिक्यूल्स हैविंग नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसमें ना हो, आर कॉल्ड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसका भी आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते, तो ये बस दोनों डेफिनेशन नाम से मालूम पड़ रहा है। सिमेट्रिक जिसमें कोई ना कोई सिमेट्री होनी चाहिए, और एसिमेट्रिक जिसमें कोई भी सिमेट्रिक ना हो। एक होता है डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये अपने काम की चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ये क्या होता है? मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक पता नहीं कर सकते, ना एसिमेट्रिक पता कर सकते। मॉलिक्यूल्स which do not have POS and COS both are called diasymmetric molecule. ये पता कर सकते हैं क्योंकि हमने POS देखना भी सीखा और हमने COS देखना भी सीखा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास POS और COS दोनों एब्सेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें POS देखना भी आता है और एज वेल एज COS देखना भी आता है। ठीक है, डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स may or may not have AOS। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के पास AOS हो भी सकता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो सकती है। अब ध्यान दो, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन है? जिनके पास कोई भी सिमेट्री नहीं है, और कोई भी सिमेट्री नहीं है इसका मतलब उनके पास AOS और POS भी एब्सेंट है, COS और POS भी absent है। इसका मतलब जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो ऑल asymmetric molecules are disymmetric, but vice versa is not true. जितने भी एसिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक का मतलब जितनी सिमेट्री है सब एब्सेंट, और सब एब्सेंट होने का मतलब है कि POS और COS भी एब्सेंट, तो वो डेफिनेटली डायसिमेट्रिक भी होगा। पर क्या डायसिमेट्रिक में तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि POS और COS एब्सेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि सभी सिमेट्री एब्सेंट है। तो जितने एसिमेट्रिक हैं वो तो डायसिमेट्रिक होंगे, पर जितने डायसिमेट्रिक होंगे वो एसिमेट्रिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट, इनको नोट करो। हो जाए तो डन कर दीजिएगा।
सर आपने बोला डाइसिमेट्रिक में इट में और मे नॉट हैव एओएस, तो सर कब एओएस होगा कब एओएस नहीं होगा? तो चेक करना पड़ेगा, तेरे को एओएस देखना सिखाया है ना एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वो तो मॉलिक्यूल जब सामने आएगा तो चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, तो अगर एओएस है तो उसमें तो डाइसिमेट्रिक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो वो ऐसा तो नहीं बोला डाइसिमेट्रिक कब हो? ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि एओएस होगा तो डायसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। मैंने कहा डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट हैव, उसके पास एओएस हो भी सकता है और एओएस नहीं भी हो सकता है, इसलिए एओएस का कोई क्राइटेरिया डायसिमेट्रिक को डिसाइड नहीं करेगा। ये है सेंडर्स का मतलब। अच्छा, उसका वाइस वर्सा तो नहीं हो सकता ना? क्या क्या बोल रहा है भाई? नहीं सर, डाउट क्लियर हो गया। हैंड डाउन करो। सर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल तो हम पता कर सकते हैं ना, पीओएस होगा या सीओएस होगा तो भी हो जाएगा ना सिमेट्रिक तो। 33 तो सिर्फ पीओएस और सीओएस से डिसाइड होगा क्या? नहीं सर, आपने लिखा है ना एनी एलिमेंट। हो सकता है कि पीओएस सीओएस ना हो कि कोई और सिमेट्री हो। और सर पीओएस या सीओएस होगा तो होगा ही ना सिमेट्रिक। तब होगा, पर उसके अलावा कोई मॉलिक्यूल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, आप क्या चेक करोगे? ओनली पीओएस और सीओएस। बाई चांस उसमें पीओएस सीओएस ना हो कि कोई और हुआ, तब भी तो वो सिमेट्रिक होगा ना। तो ओनली पीओएस और सीओएस पे डिफाइंड थोड़ी नहीं है सिमेट्रिक। ओके सर। नेक्स्ट वन हो गया भाई नोट। अगला रफ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। Which of the following have COS and POS?
चलो भाई डिस्कस करता हूँ, है ना। यहाँ पे पीओएस होगा, यहाँ पे पीओएस नहीं होगा, यहाँ पर सीओएस होगा। चैट मत लिखो यार। यहाँ पे सीओएस नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दो कैसे, यदि मैं इसको इस प्लेन से कट करूँगा तो CH3 के सामने CH3, Cl पीछे है, इसमें भी Cl पीछे, H आगे है, इसमें भी H आगे है, और ये H सामने सामने, तो दो मिरर इमेजेस मिलेंगी। इसमें यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यदि मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा, ये आया है S, तो ये हो जाएगा R। यदि ये R होगा ना तो ये डेफिनेटली S होगा, निकाल के देख लेना। तो POS तभी होगा जब इस साइड R कॉन्फ़िगरेशन हो और इस साइड H कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, सेम ही है। इसका मतलब ये भी R है और ये भी R है। यदि दोनों सेम होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर POS नहीं होगा। यदि ये दोनों सेम होंगे तो POS नहीं होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन से भी पहचानना हो, यदि ये R है तो इधर S होना चाहिए, R होंगे तो POS नहीं होगा। ऐसे इधर देखो, इधर ऐसे चले हम, हमें सेम मिले, इधर आगे है तो इधर पीछे है। सेंटर से हम इधर चले आगे की ओर, तो सेंटर से हमें पीछे की ओर H मिलना चाहिए, पीछे की ओर मिल रहा है। सेंटर से हम आगे की ओर Cl मिल रहा है, सेंटर से हमें पीछे की ओर Cl मिल रहा है। सेंटर से हमें H मिल रहा है सेम प्लेन में, सेंटर से हमें सेम प्लेन में H मिल रहा है। तो यहाँ पे भी यदि हम बात करें, यदि ये R है तो डेफिनेटली ये S होगा, और यदि ये 1, 2, 3 S है तो डेफिनेटली ये भी S होगा। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि POS और COS होने के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे। COS भी तभी पॉसिबल है जब डिफरेंट होंगे, एक ऊपर और एक नीचे होगा, और POS भी तभी पॉसिबल है जब सामने सामने R और S होंगे और वैलेंसी सेम होंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन से भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और एज वेल एज मैंने आपको वैसे भी समझा दिया। नोट करो, देखो कोई दिक्कत हो तो कुछ। Any doubt? C भी तो होगा, क्या होगा C? तो C है ना आंसर, लिखा है ना मैंने COS है। A में COS कैसे हो जाएगा? नालायक की भरी बातें कर रहा है, नहीं कर रहा है ईशान झा? यहाँ सेंटर से ऊपर चलेगा तो ये मिलेगा, तो इधर नीचे भी तो वही मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है तेरे को? इतने सारे 20 एग्जाम्पल करवा चुका, उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो नहीं आ सकता, पढ़ाई छोड़ दे। अपोजिट प्लेन में नहीं है, अबव और बिलो द प्लेन है।
वैज का मतलब होता है अबव द प्लेन और एच इसका डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, पहले बता चुका हूँ। हाँ भाई, और किसी को डाउट है? एओएस मैंने पूछा है क्या? फिशर में कन्वर्ट करने से नहीं होगा, दोनों हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जिसमें पीओएस और सीओएस दोनों हैं, पीछे भी पढ़ा करो आरुषि। सी में पीओएस कैसे हो जाएगा, बता भाई कैसे होगा? ये कौन है? राहुल, हैंड रेस करो। राहुल, मुकेश, दोनों हैंड रेस करो, बात करनी है तुमसे। हाँ, सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, रट लो भले ही। यदि कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे तो ना पीओएस होगा ना सीओएस होगा। पीओएस और सीओएस होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंट होना जरूरी है। क्या डी में मैंने सीओएस लिखा है? मैं साफ साफ क्रॉस लिख रहा हूँ ऋतुराज, फिर भी तो पूछ रहा है कि सीओएस होगा डी में, कैसे हो जाएगा सीओएस? हैंड रेस कर। चलो भाई, कोई हैंड रेस नहीं कर रहा, इसका मतलब सबको आ गया समझ में। जिसको डाउट है वो हैंड रेस करे दोबारा। सर सी में कह रहे हैं पीओएच नहीं हो सकता? कैसे अगर हम हो सकता है? हाँ बताओ। सर ये दोनों कार्बन एचपी हो गए प्लेनर देख लें, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल। तो कौन से प्लेन से काटेगा ये तो बताओ मुझे। गायब। अरे कौन से प्लेन से काटेगा? समझ गए सर। कॉन्फ़िगरेशन डीएल और कुछ भी हो सकती है ना बेटा? डी और एल हम सिर्फ OH और NH2 के लिए देखते हैं, स्पेशली पढ़ाया गया है आपको। सर आरएससी होगी ना फिर तो कॉन्फ़िगरेशन बस। हाँ, DL मैंने किसके लिए बताया? कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड, और उसके लिए OH और NH2 कम से कम कंपाउंड में होना चाहिए। यहाँ कहीं भी आपको OH और NH2 दिखाई दे रहा है? ओके सर, लेकिन सर जहाँ होगा वहाँ तो हो सकता है ना? हाँ वहाँ हो सकता है, पर उधर नहीं। मैं सिर्फ RS की बात कर रहा हूँ। ओके सर। चलो भाई नेक्स्ट वन। ये बेसिक्स खत्म हो गए आपके। अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब मैं डेफिनेशन दूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। देखो 4-5 क्लासेस शायद मैं ऑप्टिकल की बात कर चुका, ऑप्टिकल के बेसिक्स की बात कर चुका। अब मैं आपको डेफिनेशन समझाने लायक हुआ हूँ। बहुत से टीचर शुरू में ही डेफिनेशन दे देते हैं, पहली क्लास में ही। मैं नहीं देता, क्योंकि उस टाइम फिर बच्चा घूमता रह जाता है कि ये हुआ क्या, उससे डेफिनेशन समझ में ही नहीं आती। तो मैं अब आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। इफ R एंड S है तो COS और POS ऑलवेज होगा, यदि वैलेंसी सेम है तो। ओनली कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वैलेंसी भी तो सेम होनी चाहिए। देखा इधर Cl और उधर F है, तो कैसे POS और COS हो जाएगा? अब मैं आपको चैट भी बंद कर रहा हूँ, आपकी ये सब माइक भी बंद कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब डेफिनेशन ध्यान से समझना। ऑप्टिकल समर्स, इसके लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से हमें प्लेन लाइट मिलती है, सोर्स ऑफ लाइट। इधर से हमें जो लाइट मिलती है वो सिंपल लाइट।
ये सिंपल लाइट मैं निकोल प्रिज्म से पास आउट कराऊंगा। तो हमें जो लाइट मिलती है उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। इसमें जो वाइब्रेशन होता है, जो रोटेशन होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में होता है, इसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, हम एक ट्यूब लेते हैं जिसको हम पोलरिमीटर ट्यूब कहते हैं। ये पोलरिमीटर ट्यूब है, इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भरते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो दो काम हो सकते हैं। इसका रोटेशन राइट में हो सकता है पीपीएल का थीटा डिग्री से, या इसका रोटेशन लेफ्ट में हो सकता है, या इसका रोटेशन लेफ्ट में हो सकता है, ऐसे। ठीक है, रोटेशन होगा ही होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रखा है। यदि मैं ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता तो तीन पॉसिबिलिटी थी। पहला, रोटेशन राइट में हो सकता है, दूसरा रोटेशन लेफ्ट में हो सकता है, और तीसरा रोटेशन हो ही नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी थी। पर मैंने ऑप्टिकल एक्टिव लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेटली रोटेशन करेगा ही करेगा। तो देखो, यदि मैं यहाँ पे ऐसा कंपाउंड भरता हूँ जो इसको 10 डिग्री राइट में रोटेट कर रहा है, और दूसरा कंपाउंड मैंने भरा ऐसा जो इसको 10 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो ये बात ध्यान रखना है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। क्योंकि रोटेशन तभी सेम होगा जब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होंगे। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में से कुछ भी डिफरेंट हो गए तो रोटेशन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। रोटेशन सेम रहे और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट रहे तो इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट उनका पीपीएल के लिए बिहेवियर डिफरेंट है। एक इसको राइट में रोटेट करता है और एक इसको लेफ्ट में रोटेट करता है, या एक इसको रोटेट ही नहीं करता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि रोटेट ही ना करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, तो ऐसे तीन कंपाउंड हो सकते हैं पीपीएल के रेस्पेक्ट में। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, तो इसमें तीन कंपाउंड हो सकते हैं। एक ऐसा जो इसको 10 डिग्री मतलब सेम एंगल पर राइट में रोटेट करे, एक ऐसा जो इसको सेम एंगल पर लेफ्ट में रोटेट करे, और एक ऐसा भी हो सकता है जो इसको रोटेट ही ना करे। तो ये तीनों ही आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन सुनिएगा। Molecules having same molecular formula, same structural formula, but different behavior towards PPL are called optical isomers. तो देखो, एक ने 10 डिग्री रोटेट किया राइट में, एक ने 10 डिग्री रोटेट किया लेफ्ट में, तो अलग अलग बिहेवियर हो गया ना। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो उसका बिहेवियर भी अलग है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, बट उनका बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल डिफरेंट हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मैं अब डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। Those molecules having molecular formula
same structural formula, but different behavior towards PPL. PPL मतलब plane polarized light are called ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं ये? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। क्या होते हैं? कंपाउंड्स which rotate PPL in any direction are called optical active compounds. Optical inactive compounds which do not rotate PPL are called optical inactive compound. मैंने आपको क्यों बोला कि मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव लिख दिया तो मुझे रोटेट कराना ही पड़ेगा, कि ऑप्टिकल एक्टिव वही होते हैं जो रोटेट करते हैं। यहाँ पे मैंने तीसरी कंडीशन नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कर रखा है, इसलिए इसको रोटेट कराना। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहता हूँ मैं 3 कंडीशन देता, एक बार राइट में रोटेट, एक बार लेफ्ट में रोटेट और एक बार रोटेशन पॉसिबल ही नहीं। नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसमें रोटेशन एक ही तरफ होता है। जब फिजिक्स में लाइट पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। पीपीएल में ये जो रोटेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट में जो रोटेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर हम कंपाउंड भरते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है आपको सॉल्वेंट की फॉर्म में। हाँ, डायग्राम बनाना है। हाँ, पोलरिमीटर के बगल में ये पीपीएल है, जिसमें मैंने रोटेशन थीटा डिग्री राइट की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है और इसमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। निकोल प्रिज्म का काम होता है ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करना। ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पोलरिमीटर कहते हैं। पोलरिमीटर एक पूरा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें ये सब चीजें एक साथ लगी हुई होती हैं।
ये इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करेगा इसके लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, पहले इतना सीख ले फिर बात करिए। साइंटिस्ट वगैरह बन जाएगा तब जाएगा लेबोरेटरी में। ये पीपीएल तुम फिजिक्स में सीखोगे यार, जब लाइट पढ़ोगे ना तब डिटेल पढ़ोगे। अरे भाई मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैं 12th की पढ़ाई करवा रहा हूँ, मैं पीएचडी की पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को। नहीं वो ट्यूब रोटेट नहीं होती, ये ट्यूब फिक्स रहती है। इस सॉल्वेंट में से पीपीएल को जब हम पास करते हैं तो ये पीपीएल का रोटेशन हो जाता है। चलो नोट कर लिया, चलो आगे। रफ कर रहा हूँ। अब देखो दो तरह की डेफिनेशन और दूंगा, सुनो अब। एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको राइट में रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको लेफ्ट में रोटेट करता है तो इसको लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, पीपीएल लाइट होती है, कोई सब्सटेंस नहीं होता, लाइट होती है, लाइट। अगली डेफिनेशन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। कंपाउंड्स, डाउट बता दिए मैंने सब, अब डाउट मत लगोगे। कंपाउंड्स which rotate PPL in clockwise direction are called dextrorotatory compounds. Dextrorotatory compound. They are represented by small d और प्लस। स्मॉल डी और प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक होता है लीवो रोटेटरी कंपाउंड। compounds which rotate PPL in anti-clockwise direction are called levorotatory compounds.
लीवो रोटेटरी कंपाउंड, नोट करो। अरे लाइट से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती, सिंपल सा काम है। ये पोलर इमीटर ट्यूब है, इसमें से यदि हम पीपीएल को रोटेट कराते हैं इस तरह से, तो यदि पीपीएल यहाँ पे ये सीधी होती है, यदि ये रोटेट कर जाती है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। रोटेट नहीं करती है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। यदि ये राइट में रोटेट करती है तो इसके अंदर जो कंपाउंड भरा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। यदि ये लेफ्ट में रोटेट करती है तो इसके अंदर जो कंपाउंड भरा है वो लीवो रोटेटरी है। सिंपल सी बात। हो गया।